हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर्स सीजन सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप कंपेयर ईरान स्ट्राइक टू 1945 हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग ट्रिगर्स क्रिटिसिज्म। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ईरान में इन्होंने जो बम का अटैक किया था, उसकी तुलना ये जो है उसकी आलोचना ये कर रहे हैं। 1945 में इन्होंने जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम का अटैक किया था, उनसे ये इनकी तुलना करें। तो जानते हैं ये टॉपिक है क्या, इसके बारे में आज हम जानने का ट्राई करेंगे। तो ये जो है नाटो में समिट एक सम्मेलन हुई था, ठीक है, नाटो समिट 2025, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये सम्मेलन वेडनेसडे को हुआ था। तो इसमें इन्होंने कहा कि इसमें इन्होंने कहा ड्रॉ शार्प ग्लोबल अटेंशन विथ अ कॉन्टिग्यूअस रिमार्क कंपेयरिंग रिसेंट यूएस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन Iran nuclear facilities to atomic bombing Hiroshima and Nagasaki during Second World War. That hit ended and war. Trump saw drawing rather controversial parallel between the two events. तो ये जो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जिस तरह से अमेरिका ने 1945 में जब सारे जो थे ध्रुव राष्ट्र, उन्होंने जब वो जब हार मान चुके थे, तो ओनली जापान था जिसने हार नहीं माना। तो वहाँ पे इन्होंने अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम अटैक करके उन्हें भी हथियार डालने पे मजबूर कर दिया था। ठीक इसी तरह ईरान के साथ भी इन्होंने ऐसा किया और इन्होंने ईरान और इजराइल का जो वर्ल्ड है, जो लड़ाई थी, उसे समाप्त कर दिया। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में ये है क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था। तो आप सब जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत थी सेकेंड वर्ल्ड वार, हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार की, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। और इसमें जो मेन साइड जो थे ना, एक थे जो एलिड पावर थी और दूसरा था जो एक्सेस पावर थी। तो इन दोनों के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। अब ये जो थे, ये दोनों पावर क्या थी, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जिसमें एक के अंदर थे हमारा सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश आते थे, जो बड़े बड़े देश थे। और वहीं दूसरे के अंतर्गत हमारा जर्मनी था, इटली था, जापान था। ये सारे देश जो थे, जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, वो सारे इसके अंतर्गत आते थे। तो अब हम इनके बारे में ही जानेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर मेन थी, ठीक है। अब ये देखिए, हम जानते हैं, अब ये जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार था, ये हुआ क्यों था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार की जो बीज थी ना, वो वर्साई की संधि के अंतर्गत ही रोपा गया था। कि 1999 में जो वर्साई की संधि हुई थी, उसमें ना जर्मनी के ऊपर बहुत सारे कठोर दंड लगाए गए थे। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और विजयी मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। जो मित्र राष्ट्र हैं उनके बीच में हुई थी, ठीक है। इसमें जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया था और उस पर भारी तरह का जुर्माना भी लगाया गया था और उसकी सेना को सीमित कर गई थी। उसके कई क्षेत्रों पे कब्जा भी कर लिया था, जैसे कि राइनलैंड, एल्सेस, लॉरेन। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जर्मनी का एक कोयले का खदान था, उसे भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और सारा जो था उसमें क्या कहते हैं, युद्ध के लिए जितनी भी धन वगैरह की जो क्षति हुई थी, वो सारे जर्मनी को ही देना था। इससे जर्मनी की जो जनता है उसमें काफ़ी आक्रोश भी फैला, ठीक है। एक तो कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि उस समय जो थे, सो अलग अलग तरह के तानाशाहों का उदय हुआ था। जैसे कि एक थी हिटलर, जिनका उदय जो था जर्मनी में हुआ था। इनका जो जन्म था 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। और ये जो थे, इनकी जो पार्टी थी, वो नेशनल सोशलिस्ट जनरल वर्कर्स थी, ये इनकी पार्टी का नाम था, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते थे, क्या हिटलर का रोल था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतर्गत। तो ये हम जानेंगे। तो हिटलर ने सुपीरियर रेस्ट और राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो प्रभावशाली वक्ता था, ठीक है। इनकी पार्टी थी नाजी पार्टी, ठीक है, जिसके लिए ये वर्क करते थे।
अब हिटलर का उदय, हिटलर प्रथम विश्व युद्ध का सैनिक था, ठीक है। हार के बाद वो अपमानित महसूस कर रहा था खुद को। वर्साई की संधि में जर्मनी को इनको बदनाम कर दिया और हिटलर ने इसी गुस्से को भुनाया, ठीक है। 1933 में उसने असफल तख्ता पलट करने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हुआ। अब इसकी कुछ नीतियाँ भी थी, जैसे कि नस्लवाद, सैन्य विस्तारवादक, फिर प्रोपगांडा और डर का शासन, ये सारे इसकी नीतियाँ थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी भूमिका क्या थी, तो 1 सितंबर 1939 पे इसने पोलैंड पे हमला करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू कर दिया। इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे आदि पर भी इसने कब्जा कर लिया। 1941 में सोवियत संघ पर भी जर्मनी ने हमला कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, 1944 से 45 में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को चारों ओर से घेर लिया था। इसका सबसे बड़ा होलोकॉस्ट क्या है, तो ये यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहारक था और इसने लगभग 60 लाख क्या कहते हैं यहूदियों को हत्या कर दी गैस चैम्बर में, ठीक है। ये हिटलर के बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा हम देखेंगे मुसोलिन, जो क्या कहते हैं इटली का रहने वाला था। अब इसके बारे में हम जानते थे, इसका पूरा नाम था बेनिटो अमिलकारे एंड्रिया मुसोलिन। इसका जो जन्म था 29 जुलाई 1883 में हुआ था। अब ये जो इसकी जो पार्टी का नाम था वो फासिस्टवादी थी। यह इटली का प्रधानमंत्री, या फिर हम इसे तानाशाह इटली का कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मुसोलिन था ये क्यों इतना लोकप्रिय हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इटली में गरीबी, बेरोजगारी की व्यवस्था थी। लोग को एक मजबूत नेता की तलाश थी। मुसोलिन ने फांसीवाद नाम की विचारधारा के साथ राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और एक दलीय शासन का समर्थन किया। 1992 में मार्च टू रोम किया, जिससे राजा विक्टर इमैनुअल ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। अब इसकी मुख्य नीतियाँ क्या थी, तानाशाही शासन की स्थापना उसने कर दिया था, फांसीवाद का प्रचार, और इसकी आक्रामक नीतियाँ क्या थी, तो 1935 में इसने इथोपिया पर हमला किया, अल्बानिया पर कब्जा कर लिया। जर्मनी के हिटलर से मिलकर इसने रोम बर्लिन धुरी बनाई, ठीक है। रोम बर्लिन नाम की एक धुरी बनाई, जो कि रोम जो है इटली की राजधानी थी और जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। इन दोनों को मिला के इसने रोम बर्लिन धुरी बनाई। अब इसकी भूमिका क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये हिटलर के साथ शामिल हुआ। फ्रांस, ग्रीस, उत्तर अफ्रीका, इन सारे पर हमला किया, लेकिन ज़्यादातर में ये असफल रहा। इटली की जनता और सेना इससे नाराज़ हो गई, ठीक है। अब ये हमने जान लिया। इसके बाद हम जानेंगे, अब तीसरा था जापान का सैन्य शासन, ठीक है। अब एक और इसमें आती है, इस युद्ध का जो मेन कारण था वो लीग ऑफ नेशन की असफलता। अब जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में वर्साई की संधि के समय हुई। विश्व शांति की स्थापना एवं युद्ध को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। इसका मुख्यालय था जेनेवा में। इसमें सदस्य थे 63। अब इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था, ये इस वक्त माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका था कि कमज़ोर ढांचा था, लोगों के लीग के पास अपना सैन्य बल नहीं था, वो किसी देश पर बलपूर्वक निर्णय लागू भी नहीं कर सकता था। ये इसकी मेन वजह थी। महाशक्तियों का सहयोग इसके साथ नहीं था, जैसे कि अमेरिका कभी इसका हिस्सा नहीं बना। जर्मनी, रूस, जापान जैसे देशों ने लीग की अवहेलना की या इसे छोड़ दिया, ठीक है। वास्तविक कार्रवाई में भी ये असफल रहा, ठीक है। जैसे जब 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया तो लीग कुछ नहीं कर सका। 1995 में जब इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया तो लीग की चेतावनी भी बेअसर रही। तो इस प्रकार की हमें कुछ देखने को मिलती है। जब जर्मनी ने खुलेआम वर्साई की संधि तोड़ी तो लीग ने सिर्फ एक निंदा ही कर सके, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सका। अब तुष्टीकरण की नीति, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश आक्रामक राष्ट्रों को रोकने के बजाय उन्हें खुश करने की नीति अपनाते रहे। अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो थे आक्रामक राष्ट्र को रोकने के बजाय वो जो है उनके साथ खुश करने की नीति अपनाते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लीग ऑफ नेशन अपने मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा और इसकी कमजोरी और निष्क्रियता ने तानाशाहों को बढ़ावा दिया और इसके बाद यह युद्ध छिड़ गया, ठीक है। अब जो कहते हैं इस युद्ध की शुरुआत हो गई पोलैंड के हमले के साथ, इस युद्ध की शुरुआत हो गई। पोलैंड में जर्मनी ने विलकित किया, जैसे बिजली जैसे तेज
हथियारों का उपयोग कर अचानक पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर का दावा था कि पोलैंड जर्मन लोग के लेवरॉस को रोक रहा है। ठीक है, जर्मन सेना ने पश्चिम में हमला कर दिया और बाद में सोवियत संघ ने पूर्व से हमला कर दिया। इसके तहत ये युद्ध स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए, यहाँ से ये सारे जो युद्ध है, इस युद्ध की घटना भी हमें देखने को मिलेगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि पोलैंड की लड़ाई से ये युद्ध जो है स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1944 से 1995 इसकी मुख्य घटनाएं हैं। पश्चिमी अमेरिका और मित्र राष्ट्रों ने अब हमला करना स्टार्ट कर दिया। 6 जून 1994 डे नेशन, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी समुद्र तट पर एक बड़ा का हमला किया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री सेना मानी जाती है। इस हमले के बाद मित्र राष्ट्र धीरे धीरे जर्मनी पर कब्जा कर लिए, क्योंकि इसका मेन वो जो थी ना जड़ें थी, वो सारी हमारी जर्मनी में आके अटकी हुई थी। इसके बाद हम जापान का रोल इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। और सोवियत नेता स्टालिनग्राड एवं पूर्व यूरोप से जर्मन सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसके बाद 1995 में सोवियत सेना ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन की ओर तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इसी के साथ जर्मनी की हार हो गई। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने बंकर में आत्महत्या कर ली। 8 मई में जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। इसे ही VE डे मतलब विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अमेरिका ने जो क्या कहते हैं जापान पर परमाणु हमला किया, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब पृष्ठभूमि किसकी क्या थी, द्वितीय विश्व के अंत तक भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिका ने मैनहाट्न प्रोजेक्ट नाम की गुप्त योजना के तहत परमाणु बम तैयार करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 में जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और विमान जो था वो था एनोला गाय। इसके तहत इसने तत्काल मतलब कि ये बम हिरोशिमा में डाल दिया, जिससे उस वक्त 80,000 लोग की मौत हो गई। कई हज़ार लोग विकिरण से भी मारे गए थे। ठीक है, तो इस पे ना एक क्या कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने एक कविता लिखी है, जिसका कविता का नाम है हिरोशिमा। उसमें हमें इस घटना के बारे में पूरी, आप जब इस कविता को, जो कविता उन्होंने लिखी है ना, अगर आप उसे पढ़ के देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। इतना उन्होंने उसमें इसका बखान किया है। ऐसा कहा गया है कि उस वक्त जो था ना, ये जो बम का जो प्रभाव था, ऐसा लग रहा था कि सूरज का उदय हुआ ही नहीं है, अस्त हो गया। वो जो था इंसान की एक, आपको क्या कहते हैं, एक हड्डी का टुकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी उसकी जो परमाणु हमला होता है ना, इतना ज़्यादा उसमें गर्मी होती है कि इंसान उबलते रहता है, कुछ नहीं बचता है। और इस तरह की उसने घटना की। और उसके बाद उसने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हमला किया। बम का नाम था फैटमैन। इसमें 40,000 लोग मरे थे। इससे ज़्यादा भी लोग मरे होंगे। ये इलाका बहुत घना भना और पहाड़ी था, फिर भी भारी तबाही। अब देख सकते हैं आप, कोई हंसता खेलता इलाका किस तरह का बन गया। अब क्या कहते हैं, अब हमारे पास एक डाउट आता है कि अमेरिका ने ओनली इन्हीं 2 स्टेटों को क्यों चुना, हिरोशिमा और नागासाकी, उसने और राज्य को क्यों नहीं चुना। तो इस तरह की जो है ये बातें हमारे दिमाग में आती रहती है ना। आप लोगों के भी दिमाग में ये बातें आती होगी कि अमेरिका ने ओनली इन्हीं दोनों को क्यों चुना। तो इसकी मेन वजह है जो है ना, अभी हम बताते हैं इसकी मेन वजह क्या थी। तो इसके पीछे का अगर कारण आप जानना चाहोगे तो हिरोशिमा जो था उस समय जापान की सैन्य कमांड और लॉजिस्ट सप्लाई का केंद्र था। ठीक है, वो उस समय पूरी सेना का जो कमांड था ना, वो हिरोशिमा में था। अब यहाँ सेना की एक इकाइयों और युद्ध सामग्री के कई सारे कारखाने थे। इस शहर में कोई भी विदेशी
शिविर भी नहीं था और ओनली सेना और उससे जुड़े युद्ध वगैरह से जुड़े ही सामान वगैरह मिलते थे, इसलिए इसने हिरोशिमा को चुना। और नागासाकी जो थी उस समय बहुत बड़ी औद्योगिक नौसेना केंद्र था। इसके अलावा यहाँ पे टारपीडो जहाज और गोला बारूद भी बनाए जाते थे। ये था। इसके अलावा ये था कि पहले से ही बमबारी न होना, हिरोशिमा और नागासाकी पहले से को जानबूझकर पहले से बमबारी से बचाया गया ताकि परमाणु हमले का प्रभाव से इसे सही और शुद्ध इसका मूल्यांकन किया जा सके। इससे पहले इस पर कोई हमला नहीं हुआ। इनका प्लान था कि डायरेक्ट हम परमाणु से इस पर हमला करें। अब इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये था कि अमेरिका चाहता था कि जापान भयभीत होकर तुरंत आत्मसमर्पण कर दे, इसलिए उसने ऐसे शहर को चुना जो क्या कहते हैं जापान की नींव हो, जिस पे जापान टिका हुआ, और इसीलिए उसने जानबूझ के इन शहरों को चुना, क्योंकि टोक्यो, क्योटो और ओसाका, कोवे जैसे जो उसके स्टेट थे वो पहले से ही भारी बमबारी में तबाह हो चुके थे। ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व था, इसलिए उसे बचाया गया। अब राजनीतिक दृष्टि से ये सारे क्षेत्र पहले से ही तबाह हो चुके थे। इसके अलावा भी राजनीतिक संदेश यह देना चाहता था अमेरिका कि सोवियत संघ को यह बताना चाहता था कि उसके पास परमाणु शक्ति है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। यह इस युद्ध के बाद महाशक्ति राजनीति का हिस्सा बन गया। अब हम देखते हैं कि क्या अमेरिका ने जो कंपेयर किया इन दोनों के बीच में, क्या वो कंपेयर सही थी। अब देखिए इस जो न्यूक्लियर इफेक्ट के बाद क्या हाल हुआ। कहते हैं आज भी उस जो वहाँ के जो जलवायु है ना, वहाँ की मिट्टी में आज भी वो जो न्यूक्लियर अटैक हुआ उसकी रेडिएशन मिलती है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। हालांकि कुछ हद तक तो उसमें भी सुधार आया है, मगर आज भी वहाँ इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारे इफ़ेक्ट उस टाइम सोचिए क्या हाल हुआ होगा। अब ट्रम्प की जो ट्रम्प ने जो ये जो तुलना की है, इस तुलना जापान के साथ, तो इसमें वो ये कहना चाहता है, उन्होंने बताया कि अचानक जो हमला किया था, जैसे कि पोलैंड के लड़ाई के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मनी ने शुरुआत की थी, जिसका अंत अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक करके बंद किया था। ठीक इसी तरह इजराइल और ईरान की लड़ाई को भी उसने बंद करवा दिया। ठीक है। उसके अलावा उसका कहना था कि नाभिकीय सुविधाओं को पूर्णतः उड़ा दिया गया है, जिससे विरोधियों को बर्बाद करने की क्षमता और उसकी चेतावनी को दिखाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा ट्रम्प का कहना है कि ये दोनों देश उसके उदाहरण है कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। मगर क्या कहते हैं, ट्रम्प का जो है ट्रम्प के इस बयान के खिलाफ बहुत सारी बयानें भी आई हैं कि ट्रम्प का ये तुलना करना बहुत गलत है। इसी के साथ हमारा ये आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। ठीक है। थैंक यू।